Hello everyone, welcome back to my channel presented by Sameer Shakir specifically for physical education. आज हम लोग वापस आ चुके हैं सेकेंड पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में फॉर क्लास ISC दैट इज इन क्लास 12th। तो चलिए आइए शुरू करते हैं फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आ जाए भाई। वी आर गोइंग टू बिगिन विद दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ फुटबॉल। देखो, इससे पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे वो थ्योरेटिकल चैप्टर्स के थे, चैप्टर नंबर 1 to 6। अब आपके आगे हैं चैप्टर नंबर फुटबॉल से रिलेटेड आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप स्पेसिफिकली प्रिपेयर करके जाओगे ही जाओगे। देखो बेटा, चैप्टर तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, थ्योरेटिकल पार्ट पूरा अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। ये उन लोगों के लिए स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लास्ट प्रिपरेशन करते हैं और पूरे साल अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। तो एटलीस्ट ये फिक्र तो है कि हम लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रिपेयर कर जाएं और अच्छे से पास हो जाएं। बाकी लोग जो पढ़ने वाले हैं, रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं अपने स्कूल्स में या कोचिंग वगैरह में कहीं पर भी, और डेली इसमें थोड़ा बहुत टाइम देते हैं, वो आप थ्योरेटिकली पूरा थॉरली पढ़ के जाओ, प्लस इसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ के जाओ, तो आपका पूरा 100 आउट ऑफ 100 आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो चलिए आइए भाई स्टार्ट करते हैं। पहली है ड्यूटीज ऑफ ग्राउंड्समैन एंड असिस्टेंट रेफरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राउंडमैन की ड्यूटी आपको बुक में नहीं लिखी होगी और रेफरी की ड्यूटीज आपको दी होंगी। तो ग्राउंडमैन की सिंपल सी ड्यूटीज होती हैं दैट टू प्रिपेयर द ग्राउंड, टू चेक ऑन द लाइटनिंग्स, टू चेक ऑन द पिच, टू चेक ऑन द गोल पोस्ट, and to check on the markings, to check on the grasses and the boundaries that is set outside the field। ये बेसिक ड्यूटीज हैं जो कि ग्राउंडमैन अपनी परफॉर्म करता है बिफोर द कंपटीशन। ड्यूरिंग कंपटीशन ग्राउंडमैन कुछ नहीं करता, बट आफ्टर कंपटीशन ग्राउंडमैन फिर से इन्हीं चीज़ों को रिपेयर करता है, सही करता है अगर कोई चीज़ खराब हो जाती है तो। ठीक है, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको 15-20 ड्यूटीज मिलेंगी, उसमें से कम 6 to 7 याद रखो ताकि एग्जाम में आए तो कर लो। असिस्टेंट रेफरी हमारा लाइन्समैन होता है जो कि आउटर बाउंड्रीज पर खड़े होते हैं, दैट इज ऑन द साइड लाइन्स, और ये अपनी ड्यूटीज भी परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेन रेफरी। अगर कोई डिसीजन रेफरी नहीं देख पाता तो असिस्टेंट रेफरी उसे विजुअलाइज करते हैं और डिसीजन देते हैं, जैसे कि ऑफ साइड स्पेशली, फिर है कॉर्नर किक या कोई एनी फाउल दैट इज कमिटेड बाय एनी प्लेयर बट नॉट सीन बाय द रेफरी। ये इंपॉर्टेंट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है कि रेड कार्ड और येलो कार्ड्स कहाँ दिए जाते हैं, इन विच सिचुएशन इट कैन बी शोन। तो बेसिकली आप मेन बात क्या ध्यान रखेंगे दैट येलो कार्ड जो है वो आपका वार्निंग कार्ड होता है और रेड कार्ड जो है वो सस्पेंशन कार्ड होता है। तो वार्निंग के जितने भी केसेस हैं मैंने अपने स्टार्टिंग की क्लासेस में बता रखे हैं फुटबॉल चैप्टर में कि भैया वार्निंग कार्ड यानी कि येलो कार्ड किन किन सिचुएशंस में देखते हैं और रेड कार्ड यानी कि सस्पेंशन हम किन सिचुएशंस में देते हैं। तो बेसिकली कुछ ऐसे फाउल जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट के हैं और उसको कंसिडर किया जा सकता है, इस सिचुएशन के फाउल्स हमारे सारे किस में आएंगे, येलो कार्ड दिया जाएगा। किसी को पुश करना है, पुल करना है या अटेम्प्ट टू हिट करना है, डेंजरस मैनर में प्ले करना है, अब्यूज करना है, जेस्चर शो करना है, ये पहली वार्निंग दे दी जाएगी तो येलो कार्ड। डायरेक्टली किसी को हिट कर दिया, पंच कर दिया, स्क्रैप कर दिया, नोच लिया, काट लिया, ये सब ऐसे फाउल हैं जो कि आपके डायरेक्ट सस्पेंशन में भी आ सकते हैं और आपको डायरेक्टली रेड कार्ड देकर के बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए भाई थ्रो इन एंड ऑफ साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी लास्ट ईयर नहीं आए थे, उससे लास्ट ईयर भी नहीं आए थे, तो आपको इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ के जाना थ्रो इन क्या होता है और ऑफ साइड क्या होता है। ये भी वीडियोज़ में अवेलेबल है फुटबॉल के पोर्शन में कि थ्रो इन व्हेन द बॉल इज मूव आउटसाइड द साइड लाइन, और वहाँ से जब बॉल प्लेयर वापस करता है विद द हेल्प ऑफ मूविंग द बॉल अबव द हेड। दिस इज अ प्रोसीजर दैट यू हैव टू लर्न। एंड ऑफ साइड क्या होता है, when the offender is crossing the last two defenders of the opponent team, then this is considered as offside without the possession of a ball। इनका भी प्रोसीजर है, बॉल कहाँ पे रखी जाएगी, कहाँ से शूट की जाएगी, किस तरफ शूट की जाएगी, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। ये सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं बताई जाएगी, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे कि आपको इन्हें टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। यू कैन लर्न इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक और फ्रॉम द गूगल। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन इनडायरेक्ट फ्री किक। होता क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्री किक्स, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट फ्री किक के आने के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज लास्ट ईयर डायरेक्ट फ्री किक आया था तो मे भी चांसेस है कि वो नहीं पूछा जाएगा, बट इनडायरेक्ट के आने के चांसेस ज़्यादा है। तो व्हेन देयर इज अ फाउल कमिटेड बाय द स्पेशली द गोलकीपर, तो गलती अगर कौन कर रहा है बेटा, अगर गलती कर रहा है गोलकीपर तो
हमें अवॉर्ड क्या किया जाएगा, गलती होगी गोलकीपर से तो इनडायरेक्ट फ्री किक ओपोनेंट टीम को मिलेगी। अब यहाँ पर कभी कभी समटाइम्स प्लेयर भी गलतियां करते हैं, दैट दे प्ले इन डेंजरस मैनर, इन रेकलेस मैनर, इम्पीड्स द प्रोग्रेस ऑफ द प्लेयर, राइट, अनकंट्रोल्ड अनबिहेव्ड मैनर में प्ले करते हैं। ये सारी सिचुएशंस भी प्लेयर की गलतियों की वजह से होती है और वहां पर इनडायरेक्ट फ्री किक दिया जाता है। इनडायरेक्ट फ्री किक में बॉल डायरेक्टली गोल पोस्ट पे शूट नहीं की जाएगी, बट पहले किसी एक प्लेयर को पास करेंगे एंड देन द बॉल कैन बी शूट टूवर्ड्स द गोल। क्लियर? इसका प्रोसीजर आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय किक ऑफ? किक ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट एंड रीस्टार्ट द गेम। सेंटर ऑफ द फुटबॉल फील्ड पे बॉल रखी जाती है और वहां से गेम स्टार्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज किक ऑफ। और इसकी 4 कंडीशंस हैं, गोल स्कोर हो जाएगा तब, स्टार्ट होगा तब, रीस्टार्ट होगा तब और किसी अदर सिचुएशंस में, राइट। नेक्स्ट आ जाए भाई, डिफाइन द टर्म एक्स्ट्रा टाइम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि 1 से 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। एक्स्ट्रा टाइम, एडिशनल टाइम। एक्स्ट्रा टाइम जो होता है वो आपका टोटल 15 मिनट्स यानी कि 30 मिनट्स का प्रोवाइड होता है जब टीम 90 गेम के मिनट्स में टाई हो जाती है तब। एडिशनल टाइम जो होता है वो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों में ही बढ़ाया जाता है किसी भी लॉस्ट ड्यूरेशन की वजह से। तो लॉस्ट ड्यूरेशन हमारी सेलिब्रेशन ऑफ गोल हो गया, बॉल बर्स्ट हो गया, इंजरी ऑफ द प्लेयर हो गई, बॉल आउट ऑफ द कोर्ट हो गई, हर तरीके की सिचुएशन में टाइम वेस्ट हो रहा है और उस सिचुएशन में टाइम बढ़ता जाता है तो एडिशनल टाइम दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए कॉर्नर किक, जो बॉल गोल लाइन से बाहर जाती है। कहां से बाहर जाती है? गोल लाइन से। और डिफेंडिंग टीम का प्लेयर क्या करता है? उसे किक करता है। तो हम ऑफेंडिंग टीम के प्लेयर को क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? कॉर्नर किक देंगे। तो सिंपल सी चीज है, आप सी यानी कि कॉर्नर किक से याद रखना है डीसी। जब डिफेंडिंग टीम प्लेयर गोल लाइन से बॉल बाहर शूट कर दे और ओपोनेंट टीम यानी कि ऑफेंडिंग टीम प्लेयर कॉर्नर पे बॉल रख के शूट करे तो वह कहलाती है कॉर्नर किक। और इसका प्रोसीजर है नटमैग। नटमैग एक ऐसी स्किल होती है जो किसी प्लेयर के बीच से बॉल को पास करा करके ले जाया जाए, दिस इज कॉल्ड एज नटमैग। इसी तरीके की एक सिचुएशन मैंने फुटबॉल में बता रखी है, जो मैंने टर्म्स पढ़ा है स्पेशली उसमें भी आप देखिएगा और यहाँ पर भी बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए वॉली, चिप शॉट, बनाना किक, इनस्टेप किक, आउटस्टेप किक। ये सारे अभी मैंने जस्ट इससे 2 वीडियोस पहले टर्मिनोलॉजीज की वीडियो अपलोड करी है, उसका लिंक मैं आपको फिर से डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पे जाकर के आप इसको विजिट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए मेंशन 5 नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। तो नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट सारे आपको पढ़ने हैं, फीफा का है, यूएफए का है, सुब्रोतो कप है, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है, जितनी भी टोटल नेशनल और इंटरनेशनल कप्स होते हैं। तो ये 5 तरीके के आपको टोटल कप्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि टूर्नामेंट्स के बारे में। ये तो हो गया टोटल पार्ट ऑफ क्रिकेट, सॉरी फुटबॉल। इतने चीजें मार्क कर लें। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड गेम है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम फुटबॉल है। और फिर आते हैं क्रिकेट, जो कि आप अपने एग्जामिनेशंस में जनरली इसको अपीयर करते हो, और इसके अलावा हम बैडमिंटन भी इसमें भी बताएंगे। आ जाए भाई एक्स्ट्रा रन्स। एक्स्ट्रा रन्स का मतलब क्या होता है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा रन्स दैट इज एडेड इन द टीम स्कोर बट नॉट इन द बैट्समैन स्कोर। ये हो गई सिंपल सी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में अगर आपसे पूछे जाए कि कितने तरीके के एक्स्ट्रा रन्स होते हैं, तो भैया आप 4 बताओगे। कौन कौन सा होता है? एक होता है वाइड, एक होता है नो बॉल, एक होता है लेग बाय और एक होता है बाय। ठीक है, ये 4 तरीके के आपके सिचुएशंस हो गए, जहां पर आता है क्या क्या? वाइड बॉल, नो बॉल, लेग बाय और बाय। इन सिचुएशंस में आपके 4 तरीके के टोटल क्या हो गए? एक्स्ट्रा हो गए। इसके अलावा कोई भी और एक्स्ट्रा रन नहीं होता। हालांकि लोगों का ये मिथ है दैट ओवर थ्रो और पेनाल्टी रन सब एक्स्ट्रा में ही काउंट होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो 4 के अलावा कोई और एक्स्ट्रा में मत लिख करके आना, ठीक है। हर एक की कंडीशन है। वाइड बॉल का मतलब जब आउट ऑफ रीच हो, नो बॉल का मतलब ये भी आउट ऑफ रीच होती है बट इट इज एन इलीगल डिलीवरी, ये भी इलीगल डिलीवरी है। लेग बाय लीगल डिलीवरी होती है क्योंकि बॉल बॉडी से टच करके जा रहा है और इतना टाइम मिल रहा है कि बैट्समैन उस पर रन ले सके या बाउंड्री स्कोर हो जाए, ठीक है, तो कहलाता है लेग बाय। और बाय रन होता है व्हेन द बैट्समैन लीव्स द बॉल और मिस द बॉल, इट इज आल्सो मिस्ड बाय द कीपर एंड द फील्डर बाय द टाइम द प्लेयर टेक्स द रन, दिस इज कॉल्ड एज बाय रन। तो ये 4 तरीके के आपको एक्स्ट्रास पढ़ने हैं और इसकी कंडीशंस पढ़नी है कि कब कहाँ कितने रन मिल सकते हैं। फिर आ जाए इनकी कंडीशंस हो गई। अब आए
जो आपका फील्ड डायग्राम है, क्रिकेट फील्ड डायग्राम, ये बहुत ज़रूरी है, इस बार आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ प्रिपेयर दिस पोर्शन दैट इज ऑफ फील्ड डायग्राम, राइट। फील्डिंग डायग्राम करिएगा, उसमें एक सर्कल, इन सर्कल बनते हैं जिसको बोलते हैं पावर प्ले सर्कल, उसके अंदर पिच बनाते हैं, पिच की मार्किंग में स्टंप्स और उसकी लेंथ और ब्रेड्थ याद रखिएगा। कम से कम आपको 10 से 12 फील्डिंग पोजीशन पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता है और एग्जाम में आ गई तो आप लिख नहीं पाओगे और उसके नंबर कट जाएंगे। अगर एग्जाम में सिर्फ मेंशन करने को आता है, मेंशन द फील्डिंग पोजीशंस, एनी 10 और 15 फील्डिंग पोजीशंस, तो आप लिख सकते हो, 5 आएंगे तो 5 लिख सकते हो। डायग्राम आएगा तो डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल और उसके अंदर पिच, इस तरह से बना करके आप उसे कंप्लीट करोगे। इसके बाद आ जाएं आप 10 फील्डिंग पोजीशंस हो गई, कम से कम पता होनी चाहिए भाई, 10 से 12। नेक्स्ट आ जाएं हैंड सिग्नल्स। हैंड सिग्नल्स का मतलब क्या हुआ, जो अंपायर शो करता है, दैट इज स्पेशली ऑफ एक्स्ट्रा रन्स, दैट इज वाइड बॉल। दोनों हाथों को खोल दिया इस तरीके से तो वाइड बॉल हो गया, एक हाथ राइट हैंड उठा दिया तो नो बॉल हो गया, ठीक है। बाय रन, आपका हाथ सीधा उठाता है और आपको ये पूरा पाम शो करेगा, दिस इज बाय रन। लेग बाय रन, ही विल टैप ऑन द लेग एंड देन ही विल शो द रन। बाउंड्री है तो बाउंड्री, और लेग बाय सिर्फ दिखा देगा तो स्कोरर नोट करेगा कि 1 रन लिया गया है कि 2 रन लिया गया। पेनाल्टी रन्स भाई थोड़े से एक्स्ट्रा होते हैं जो इसके अलावा है। देखो, एक्स्ट्रा रन्स और पेनाल्टी रन्स में फर्क है। पेनाल्टी रन्स आर द रन्स दैट इज ड्यू टू द एरेंट ऑफ द फील्डर्स। जैसे कि फील्डर ने अपने कैप से क्या किया, बॉल को फील्ड कर लिया, एक दूसरे फील्डर ने विकेट कीपर का ग्लव्स उठा करके बॉल को विकेट कीपर से गैदर कर लिया। विकेट कीपर हैज केप्ट द बॉल ऑन द विकेट कीपर हैज केप्ट द हेलमेट ऑन द फील्ड और बॉल जाकर के उसमें स्ट्राइक कर गया। तो इन सारे कंडीशंस में कितने रन अवॉर्ड होते हैं, 5 रन अवॉर्ड किए जाते हैं। तो टोटल ऑफ 5 रन्स आर अवॉर्डेड इन केस ऑफ पेनल्टी रन्स, और इनकी कम से कम भैया 5 से 6 सिचुएशन याद रखोगे। नेक्स्ट आता है भाई शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का मतलब होता है व्हेन अ स्ट्राइकर और अ नॉन स्ट्राइकर डज नॉट टच द पॉपिंग क्रीज बिफोर टेकिंग इट द सेकेंड रन। सेकेंड रन लेने से पहले उसने फर्स्ट क्रीज का जो रनिंग है वो प्रॉपर टच नहीं किया है, तो वो रन कहलाता है शॉर्ट रन, उसको काउंट नहीं करते या उसका 1 रन एड ऑन नहीं होता, तो दिस इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट रन, ठीक है। अब आते हैं भाई, नेक्स्ट है हमारा बाउंसर। बाउंसर एक ऐसी शॉर्ट पिच बॉल होती है दैट इज आफ्टर पिचिंग इट गोज अप टू द हाइट ऑफ हेड और अबव इट, राइट। अगर बॉल हमारी सर के ऊपर चली जाए, यहाँ से पास हो, देन दिस इज वाइड बॉल और बाउंसर भी होगी, और अगर सिर्फ यहाँ से जा रही है तो जनरली वो बाउंसर है। हर एक की लिमिटेशन ध्यान रखिएगा कि T20 में कितनी बाउंसर्स की लिमिट होती है, ODI में कितनी होती है और टेस्ट में कितनी होती है। तो ये 3 तरीके की लिमिट आपको याद रखनी है। टेस्ट में आपकी 2 बाउंसर की लिमिट होती है, उसके अलावा फेंकोगे तो तीसरी नो बॉल हो जाएगी। ODI में भी सेम है, अगर 2 बाउंसर तक ठीक है, उसके अलावा 1 ओवर में फेंकोगे तो नो बॉल हो जाएगी। और T20 की अगर हम बात करें तो T20 में सिर्फ 1 बाउंसर अलाउड होती है, और उसके अलावा अगर बॉल फेंकोगे बाउंसर तो वो नो बॉल हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट आ जाए 5 फ्रंट फुट एंड बैक फुट बैटिंग स्किल्स के बारे में, ठीक। 5 फ्रंट फुट बैटिंग स्किल्स और 5 फ्रंट फुट बैक फुट बैटिंग स्किल्स, ये आपकी बुक में भी दिया होगा। इन बैटिंग स्किल्स के बारे में आपको स्पेसिफिक कम से कम 5 पता होनी चाहिए, है तो काफ़ी सारी, जैसे कि फ्रंट फुट डिफेंस है और उसी का उल्टा हो गया तो बैक फुट डिफेंस हो गया, फ्रंट फुट ड्राइव हो गया तो बैक फुट पंच हो गया, ठीक है। तो आप ऑपोजिट करके याद रखना, एक फ्रंट फुट की एक बैक फुट की। स्ट्रेट ड्राइव हो गया, कवर ड्राइव हो गया, लॉफ्टेड ड्राइव हो गया, ये सारी ड्राइव जो हैं वो फ्रंट फुट की होती है। क्लियर हो रहा है। बैक फुट में चले जाओगे तो बैक फुट डिफेंस है, बैक फुट ग्लांस है, कट शॉट है, राइट। ये सारी चीजें आपकी कौन सी कहलाएंगी, सब बैक फुट स्किल्स कहलाएंगी। इतनी बात समझ में आ रही है, आई होप इट इज क्लियर। इतनी चीजें आप क्वेश्चंस पे मार्क कर लें। नेक्स्ट आ जाए भाई, मेंशन द वेरिएशंस ऑफ फास्ट एंड स्पिन बॉलिंग। देखो जनरली जो फास्ट बॉलिंग होती है उसमें भी कई वेरिएशन होते हैं जिनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, और एक पेसर बॉलर बॉल डिलीवर करता है। स्पिनर बॉलर का काम क्या होता है, टू मेक द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द बॉल आफ्टर पिचिंग। तो स्पिनर का काम मेन 2 तरीके का है और फास्टर का काम मेनली 2 तरीके का, एक इन स्विंग और एक आउट स्विंग, ठीक। इसके अलावा भी वेरिएशंस हैं, जैसे कि ऑफ कटर है, लेग कटर है, नकल बॉल है, और नकल बॉल के साथ साथ आपका इन स्विंगर हो गया, बाउंसर भी ये लोग जनरली फेंकते हैं, एक वेरिएशन है, राइट। तो इस तरीके के कुछ हमारे वेरिएशन फास्ट बॉलिंग में। स्पिन बॉलिंग में मेनली जो होता है वो एक होता है ऑफ ब्रेक और कोई होता है लेग ब्रेक, और इसमें भी अलग अलग तरीके की वैरायटीज आती हैं। जो रिस्ट से स्पिन कराते हैं, कुछ होते हैं जो फिंगर से स्पिन कराते हैं।
तो उसमें गुगली है, दूसरा है आर्म बॉल है, जूटर है, फ्लिपर है, कैरम बॉल है, चाइना मैन है, ये सब अलग अलग वैरायटी हैं, यानी कि वेरिएशंस ऑफ स्पिन बॉलिंग। तो आपको वेरिएशंस भी इनके बारे में थोड़े थोड़े नाम तो एटलीस्ट पता होने ही चाहिए। लास्ट आ जाओ भाई, इसमें डिफाइन द टर्म सस्पेंशन। यहाँ जो लिखा है वर्ड, दिस इज टर्म्ड एज सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या हुआ कि किसी प्लेयर को क्या करना है, मैच से बाहर निकालना है, दिस इज कॉल्ड एज सस्पेंशन। फिर आते हैं डीआरएस। डीआरएस का मतलब होता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। आपने देखा होगा मैच के दौरान जब कोई अपना डिसीजन दोबारा से लेना चाहता है, इधर अ फील्डिंग टीम और अ बैटिंग टीम, तो वो अपने हाथ पे एक टैप करते हैं। दिस इज द डिसीजन फॉर डीआरएस, दैट दे आर आस्किंग टू रिव्यू अगेन द डिसीजन दैट इज गिवन बाय द अंपायर। नेक्स्ट आते हैं भाई डीएलएस, दैट इज द डकवर्थ लुईस सिस्टम। डकवर्थ लुईस सिस्टम का मतलब क्या होता है, दैट इन द सिचुएशन ऑफ रेन दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन T20 एंड ODI मैचेस, नॉट एप्लीकेबल इन टेस्ट। तो अब ये डीएलएस सिस्टम क्या है कि बारिश के होने की वजह से ये एनालाइजेशन एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, जिस पे ये देखा जाता है कि कौन सी टीम विनर हो सकती है या कौन सी नहीं हो सकती। अगर दोनों ही सिचुएशन एप्लीकेबल नहीं हो रही है तो वहां पर भी टाई कर दिया जाएगा या मैच को ड्रॉ बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाए भाई पावर प्ले। पावर प्ले इज ऑफ जनरली हाउ मच यार्ड्स, दैट इज ऑफ 30 यार्ड्स सर्कल, ठीक है। तो अब ये जो आपका पावर प्ले है, ये पावर प्ले 30 यार्ड सर्कल के लिए लिमिट होता है, वेयर द टू प्लेयर्स आर हैविंग द रिस्ट्रिक्शन टू रिमेन आउटसाइड, और उससे ज्यादा नहीं हो सकते। उससे कम रख सकते हैं मगर उससे ज्यादा हम पावर प्ले में फील्डर नहीं रख सकते। और ये भी एप्लीकेबल कहाँ होगा, ये एप्लीकेबल होगा भाई ODI में और एप्लीकेबल होगा भाई T20 में, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाए डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन टेस्ट मैचेस में होता है, या इसको हम फॉरफीचर भी बोलते हैं। इन द केस वेयर द कैप्टन डिक्लेयर्स द टीम टू बी ऑल आउट, उसे लगता है टेस्ट मैच में कि भैया अब हमारे जो लास्ट के 2 बैट्समैन हैं वो अपने स्कोरिंग को नहीं कर पाएंगे या हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे और 1 दिन बचा है या टाइम भी बहुत कम बचा है, तो कैप्टन डिक्लेयर्स द मैच, वो क्विट कर देते हैं और उसी को हम लोग फॉरफीचर भी बोलते हैं। फॉरफीचर का मतलब कैंसलेशन, या काउंटिंग टर्म है, और जो कि हमारे क्रिकेट में भी फॉरफीचर यूज होता है, या सिंपली हम उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि आप ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, इन विच इनिंग्स क्लोज, कि इनिंग्स कब कब सिचुएशन में खत्म हो जाती हैं। तो इसकी 5 सिचुएशंस हैं, आपकी बुक में दी हुई हैं, टेक्स्ट बुक में, और मैंने अपनी वीडियो में भी बता रखी है। द कंडीशंस ऑफ गेटिंग इनिंग क्लोज, आप उनको पढ़ सकते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट हो गई चीजें आपकी फुटबॉल और क्रिकेट से। इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, मार्क कर लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट अपना लास्ट पार्ट बैडमिंटन। नेक्स्ट आ जाए भाई बैडमिंटन के लिए स्पेसिफिक। कुछ बच्चे जो बैडमिंटन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो स्पेशली कुछ इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें, स्पेशली बाकी चैप्टर तो पूरा पढ़ के जाना है, लेकिन जो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये स्पेशली इंपॉर्टेंट तो सभी के लिए है, बट उनके लिए खास करके ज़्यादा है जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करने वाले हैं और आपके एग्जामिनेशन को बहुत ही कम दिन बचे हैं अब, राइट। नाउ मूविंग ऑन द 5 कंडीशंस ऑफ लेट एंड फॉल्ट्स। लेट का मतलब क्या होता है, टू रीस्टार्ट द रैली। पहले तो आपको मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, मीनिंग पढ़िएगा। दैट इज टू रीस्टार्ट द रैली एंड देयर आर वेरियस सिचुएशंस इन विच द लेट कैन हैपन, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द कोर्ट, कोई प्लेयर बीच में आ जाए, कोई शटल ऑपोजिट कोर्ट की हमारे कोर्ट में आ जाए, ठीक है, या सीलिंग ही गिर जाए, ऊपर से कोई चीज़ गिर जाए, कोई बर्ड आ जाए बीच में, नेट गिर जाए, अंपायर या जो सर्विस जज है उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो अपनी चेयर से गिर जाए, और बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो इन ऑल दीज सिचुएशंस द लेट कैन हैपन। सर्वर और रिसीवर दोनों गलतियां कर रहे हैं तब भी लेट होगा। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिन्हें कम से कम आपको 5-6 तो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाए कंडीशन ऑफ फॉल्ट्स। फॉल्ट्स का मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पर पॉइंट एक प्लेयर का चला जाता है, ही हैज लॉस्ट हिज पॉइंट एंड द ओपोनेंट हैज गेन 1 पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आई हैड डन द रॉन्ग सर्विस, तो मेरा फॉल्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ रिसीवर, आई हैव डन अ रॉन्ग रिसीविंग, तो मेरा फॉल्ट हो गया।
नेट पे शटल मार दी, शटल मेरी तरफ गिर गई तो मेरा फॉल्ट हो गया, राइट। लाइन मैंने क्रॉस गलत टच कर दी सर्विस के टाइम पे तो फॉल्ट हो गया। सर्विस या रिसीविंग दोनों ही सिचुएशन में अगर कोई भी प्लेयर्स अपनी गलतियां कर जाते हैं तो उस सिचुएशन में लेट होगा, एक साथ गलतियां हो रही हैं तो, और अगर अलग अलग कोई सिचुएशन की गलतियां हो रही हैं तो वो सब फॉल्ट की कंडीशंस में आएंगी, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाएं, इसके बाद आगे आ जाएं दैट मेंशनिंग द सिचुएशंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ द रेफरी एंड अंपायर। देखो रेफरी और अंपायर दोनों ही यहाँ पर अलग अलग हैं। जैसे कि क्रिकेट में रेफरी अलग होता है बाहर, वैसे ही अंपायर, वैसे ही यहाँ रेफरी बैडमिंटन में भी बाहर होता है, यानी कि आउटसाइड ऑफ द कोर्ट। बट इन फुटबॉल में रेफरी फील्ड के अंदर होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है दैट इन बैडमिंटन केस रेफरी इज परफॉर्मिंग अ ड्यूटी फ्रॉम आउटसाइड द कोर्ट। He is observing everything and he is an administrator or a manager who looks after the whole tournament, right? अब ये जो होल टूर्नामेंट का मतलब क्या हुआ कि इसमें सारी चीज़ें उसे देखनी है, प्लेयर्स का मैनेजमेंट देखना है, फैसिलिटीज़ देखनी है, इक्विपमेंट्स फैसिलिटीज़ देखनी है जो कि कोर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि नेट है, कोर्ट है, लाइटनिंग है, और भी फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ हैं, शटल फैसिलिटीज़ हैं, ये सब। प्लेयर की बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी, फूडिंग फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें, गेस्टिंग फैसिलिटी, सब कुछ कौन देखेगा? रेफरी देखेगा। ऑफिशियल्स को मैनेज करने का काम भी रेफरी का होता है। अब आ जाए भाई, नेक्स्ट है अंपायर। अंपायर इज अ पर्सन हु इज सिटिंग ऑन अ हाइटेड चेयर, यानी कि उसकी चेयर जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हाइट पर होगी, जिससे वो ऑन कोर्ट लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ही ऑब्जर्व कर सके लाइंस को, सो दैट ही कैन गिव द क्लियर डिसीजन फॉर द रैली एंड अप। तो जैसे ही कोई रैली एंड अप होती है या स्टार्ट होती है, उसमें क्या डिसीजन देना है वो काम किसका है? अंपायर का है। पूरे गेम को स्मूथली कंडक्ट कराने का काम किसका है? अंपायर का है, ठीक है। शटल को एक्सचेंज करने के लिए परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? पहले अंपायर से लेंगे, फिर उसके बाद हम सर्विस जज से लेंगे और सर्विस जज हमें क्या करेगा? शटल देगा। क्लियर? तो ऐसी स्कोरिंग सिस्टम रिकॉर्ड करना, कोई सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो उसे रिकॉर्ड करना, लाइट चली जाए उसे रिकॉर्ड करना, कोई शटल कोई प्लेयर बीच में इंटरप्ट कर दे उसे रिकॉर्ड करना, कोई मिसकंसेप्शंस हो तो भी उसे सब रिकॉर्ड करना, मैनेज करना, और उसकी एक लिस्ट तैयार करके, मतलब एक रिकॉर्ड तैयार करके रेफरी को बाद में आकर के देने का काम अंपायर का है, ठीक है। तो कम से कम 5 पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट आ जाए भाई, दैट इज द ग्रिप्स ऑफ होल्डिंग द शटल। तो ग्रिप ऑफ होल्डिंग शटल में 3 आती हैं, टिप ग्रिप, मिड ग्रिप और बेस ग्रिप। फॉर एग्जांपल मान लें कि ये हमारा शटल कॉक है, इसको अगर आप टॉप से पकड़ते हो जनरली फॉर द बैक हैंड सर्विसेज और फ्लिक सर्विसेज, देन दिस ग्रिप इज कॉल्ड एज आउट ऑफ हैंड ग्रिप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आउट ऑफ हैंड ग्रिप, क्योंकि ये कहाँ से पकड़ा गया है? टिप से पकड़ा गया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टिप ग्रिप और आउट ऑफ हैंड ग्रिप। दूसरा आता है मिड ग्रिप। मिड का मतलब हुआ कि हम शटल के जो फेदर्स हैं और उसका जो बेस कॉर्क है उसके बीच से पकड़ते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज मिड ग्रिप। एंड द लास्ट वन इज दैट इज कॉल्ड एज बेस ग्रिप, यानी कि शटल को बिल्कुल रबर कॉर्क की तरफ से पकड़ेंगे और लॉन्ग सर्विस करेंगे या शॉर्ट सर्विस डिलीवर करेंगे अंडर आर्म, देन दिस इज कॉल्ड एज द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड एज बेस ग्रिप। ऐसे ही बैडमिंटन की भी ग्रिपिंग होती है, उनको भी समझ लीजिए कि बैडमिंटन ये हैंडल है या रैकेट है, इसको हम होल्ड कर रहे हैं वी शेप ग्रिप में। तो फर्स्ट ग्रिप बेसिक ग्रिप इज कॉल्ड एज फोर हैंड ग्रिप, जहां ये आपका वी शेप बना होना चाहिए फॉर होल्डिंग द रैकेट। नेक्स्ट इसी में आ जाते हैं, थंब लगा दें अगर सामने की तरफ तो देन दिस इज कॉल्ड एज थंब ग्रिप, और थंब जो है वो हमारा ब्रॉडर एरिया ऑफ द रैकेट की तरफ रहेगा, ठीक है, हैंडल पे, दिस इज कॉल्ड एज थंब ग्रिप। इसके अलावा 2 और होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैन हैंडल ग्रिप एंड बीवल ग्रिप। पैन हैंडल जो है वो आपका फर्स्ट इंडेक्स फिंगर और थंब साइड पर होगा। बीवल ग्रिप में हल्का सा रैकेट टिल्ट हो जाएगा और जो आपका थंब है वो वेरी नैरो लाइन ऑफ द हैंडल पर आएगा। ये 4 ग्रिप्स होती हैं हमारी टोटल ऑफ हैंडलिंग द बैडमिंटन रैकेट अलॉन्ग विद द हैंडल। जनरली आप 2 भी याद रखेंगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक चीजें लिख सकते हैं, दैट इज फोर हैंड ग्रिप एंड बैक हैंड ग्रिप, ठीक है। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट, रूल्स रिलेटिंग टू द सर्विस। There are various rules that is related to the service, that at the time of serving the proper service is to be delivered as per the law। वो लॉ के हिसाब से बहुत सारी कंडीशन है, उनमें बेसिक ध्यान रखिएगा कि शटल का कॉन्टैक्ट प्रॉपर होना चाहिए, फुटवर्क हमारा स्टेबल होना चाहिए, राइट, बेंडिंग हो चला जाएगा, टो टच कर रहे हो तो भी चलेगा,
लेकिन टोज लिफ्ट या ड्रैग नहीं होने चाहिए, ठीक है। सर्विस शुड बी लैंड विद इन द लिमिट ऑफ द सर्विसिंग एरिया फॉर सिंगल्स और डबल्स, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। सर्विस के टाइम पीरियड पे अगर कोई पार्टनर गेम खेल रहा है साथ में, यानी कि डबल्स हो रहा है, मिक्स डबल्स हो रहा है, तो हु इज द एक्चुअल सर्वर, ही नीड्स टू सर्व द सर्विस। ये बातें सर्विस के टाइम पीरियड पर ध्यान देनी होंगी। तो देयर आर वेरियस पॉइंट्स एट द टाइम ऑफ सर्विसिंग, दैट इज टू बी रिमेंबर्ड एटलीस्ट 5 रूल्स। नेक्स्ट आ जाए, डिफाइन द टर्म्स। अब यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी है इनमें से स्पेसिफिक क्या याद रखनी है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ 2026। द फर्स्ट वन इज स्मैश। Smash is a powerful shot that is being hit by the player deep down to the opponent's court to end up the rally, ताकि बहुत फास्ट हम रैकेट उठाएं, जंप करें और हिट कर दें शटल को, ताकि वो ओपोनेंट कोर्ट में जाकर के क्या हो, एंड हो जाए। हालांकि कभी कभी प्लेयर्स अच्छे होते हैं, वो डिफेंस भी कर लेते हैं, जो नहीं होते वो उसे डिफीट कर जाते हैं और रैली वहाँ एंड हो जाती है। जैसे ही वहाँ रैली एंड हो गई, पॉइंट मिल गया और हम एक पॉइंट गेन कर लेंगे। नेक्स्ट इज ड्रॉप। Drop is called as a flighted or a low stroke of the rally in which the shuttle just clearly goes down near the net. This is called as drop. अब ये drop जो है net to net भी होता है। NN का मतलब हुआ net to net, MN यानी कि mid of the court to the net, and BN यानी कि back of the court to the net। कहीं से भी मार सकते हैं, नेट के पास गिराना है तो ये कहलाएगा ड्रॉप शॉट। नेक्स्ट आते हैं लॉब और क्लियर। लॉब मतलब इट इज अ हाई ट्रैजेक्टरी शॉट दैट इज बीइंग हिट फ्रॉम द रियर कोर्ट ऑफ वन साइड टू द ओपोनेंट्स रियर साइड। तो ये जो बड़ा शॉट है एक लंबा ऊपर से होता हुआ ओपोनेंट्स कोर्ट की तरफ जाएगा हाइट पे, दिस इज कॉल्ड एज लॉन्ग ट्रैजेक्टरी शॉट, नेम एज लॉब और कॉल्ड एज क्लियर। नेक्स्ट आते हैं मैच पॉइंट। मैच पॉइंट इज अ सिचुएशन जस्ट बिफोर विनिंग। तो जहां अगर हम 21 पॉइंट का मैच खेल रहे हैं तो 21 से पहले जो 20th पॉइंट होगा, that 20th point is called as match point. Why? Because अगर ये पॉइंट जीत जाता है तो ये यहाँ से विनर हो जाएगा और इसके 21 पॉइंट बन जाएंगे, 21 पॉइंट्स, जो कि नेशनल इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से 21 पॉइंट्स का गेम होता है। और यहाँ पर इस 20th पॉइंट को हम मैच पॉइंट कहेंगे, 21 को नहीं कहेंगे। 21 हमारे लिए विनिंग पॉइंट हो गया, वहाँ जीत गए, उससे पहले वाला पॉइंट 20th पॉइंट इज अ मैच पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट आ जाए गोल्डन पॉइंट। इफ इट गोज कॉन्टिन्यूएशन मतलब ड्यूस होता जा रहा है, तो एक टर्म और लिख लीजिएगा यहाँ पर ड्राइव के साथ ड्यूस। तो 20th पॉइंट बराबर चल रहे हैं, 20 20 21 21 23 23 24 24 ऐसे जा रहे हैं, तो ये कब तक जाएंगे? इट गोज अप टू द 30, बट 30 से पहले जो 29th पॉइंट होता है वो कहलाता है हमारा गोल्डन पॉइंट। क्यों? क्योंकि जिसने भी इसको जीत लिया वही विनर हो गया और यहाँ पर 2 पॉइंट की लीड या डिफरेंस नहीं चाहिए होता। 21 से पहले 2 पॉइंट का डिफरेंस चाहिए होगा, बट गोल्डन पॉइंट में 1 पॉइंट का डिफरेंस भी अगर होगा तो प्लेयर उससे जीत जाएगा। नेक्स्ट आ जाए ड्राइव शॉट। ड्राइव शॉट इज अ शॉट दैट इज हिट बीइंग पैरेलल टू द नेट टू द ओपोनेंट्स कोर्ट फ्रॉम द बैक ऑफ वन साइड टू द बैक ऑफ ओपोनेंट साइड। तो मतलब मान ले भाई ये नेट की हाइट है, यहाँ से एक शटल हिट करी गई और ये पैरेलल टू द नेट जा रही है और ये सीधा कहाँ जाएगी? ओपोनेंट कोर्ट की तरफ जाएगी। देन दिस इज कॉल्ड एज अ ड्राइव शॉट। इट कैन बी हिट फ्रॉम द बैक हैंड और कैन बी हिट फ्रॉम द फोर हैंड। तो ये पावरफुल शॉट फ्लैट शॉट होती है जस्ट अबव द नेट मूविंग टू द ओपोनेंट्स कोर्ट। इतनी चीजें आप ध्यान रखिए। और ड्यूस एक टर्म आ गया। ड्यूस इज अ सिचुएशन व्हेन देयर इज अ सिमिलर स्कोर फॉर बोथ द प्लेयर्स और बोथ द टीम्स। मान लें ये दोनों ही प्लेयर 20-20 पॉइंट पर पहुंच गए, तो अब विनर तो यहाँ डिसाइड नहीं हो सकता क्योंकि विनिंग के लिए 2 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए 21 से पहले। लेकिन अब ये दोनों 20 पर हैं तो भी ड्यूस है। मान लें ये 21 ऑल पर है तो भी क्या है? ड्यूस है। मान लें ये 22 पॉइंट पर है तो भी क्या है? ड्यूस है। तो 2 पॉइंट की जो लीड लेगा वो विनर हो जाएगा। अगर ये आगे कंटिन्यू होता गया तो कहाँ तक पहुंचेगा? 30th पॉइंट तक जाएगा। 29 पॉइंट पर जो आएगा वो 29th पॉइंट गोल्डन पॉइंट होता है और उस पर वो 30th पॉइंट जो भी अचीव कर लेगा दैट इज गोल्डन पॉइंट। बस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, डायग्राम आपको याद रखना है ऑफ बैडमिंटन फील्ड। इट इज ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जिसकी बेसिक लेंथ होती है 44/20 फीट। ठीक, ये डबल्स का हो गया। सिंगल्स का याद रखोगे तो 44/17 फीट। इतना तो बेसिक याद रखना है और डायग्राम आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आप उसमें स्पेसिफिकेशंस मार्क करके आओ। नेक्स्ट आ जाए भाई, लास्ट पार्ट है हमारा स्कोरिंग सिस्टम ऑफ द गेम, जो कि मैंने पहले भी यहाँ पे बता दिया कि द स्कोरिंग सिस्टम ऑफ अ बैडमिंटन गेम इज ऑफ 21 पॉइंट्स। अब अगर इसमें जो भी प्लेयर 21 पॉइंट से पहले 2 पॉइंट्स की लीड पर है वो विनर होगा। अगर ये बराबर चलते हैं तो वो
ड्यूस के तौर पर आगे बढ़ता जाएगा और 30th पॉइंट पर आकर के एंड हो जाएगा। इन बिटवीन दिस एट द पॉइंट नंबर ऑफ 11 द साइड्स और द एंड्स विल चेंज इन केस ऑफ फाइनल मैच। और अगर ये फर्स्ट गेम या सेकेंड गेम चल रहा है, मतलब फर्स्ट सेट या सेकेंड सेट चल रहा है, तो 11 पॉइंट्स पर आपको 1 मिनट का ब्रेक मिलेगा। उसके बाद मैच फिर कंटिन्यू होगा, 21 पॉइंट्स पे खत्म होगा, 21 पॉइंट्स के बाद 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर से सेकेंड सेट शुरू होगा। और अगर सेकेंड सेट में कोई एक प्लेयर दोबारा से जीत जाता है तो मैच वहीं खत्म। लेकिन अगर दोनों एक एक प्लेयर जीतते हैं, जैसे कि सपोज ए प्लेयर पहला गेम जीता, बी प्लेयर दूसरा गेम जीता, तो ये दोनों एक एक सेट जीते हैं। अब फाइनल गेम होगा, फाइनल मैच होगा, उस मैच में पॉइंट को कहा जाएगा मैच पॉइंट। अगर एक ही मैच हो रहा है, ठीक है, तो वही सिर्फ कहलाया जाएगा मैच पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ नंबर 20। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मार्क कर लें। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता रखी हैं। इन केस फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट्स में डाउट हो तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, और आपके जो डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो वो हम रिजॉल्व कर देंगे। I hope all these points are very clear to you in the case of badminton, football and cricket as the special questions and most important questions for the examination of ISC in physical education in 2026. So wishing you very all the best for your rest examination and also for especially physical education. Till then subscribe the channel, share the channel, और 12th के बाद भाई भूल मत जाना दूसरे लोगों तक शेयर करना जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, कम से कम वो हमारी वीडियोस के जरिए कुछ नॉलेज गेन कर सकें और 100 आउट ऑफ 100 लाने की कोशिश कर सकें। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट टू योर रिमेनिंग एग्जामिनेशंस। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।